गाइस, वेलकम टू वैद्य टू बी यूट्यूब चैनल पे। जिसपे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पदार्थ विज्ञान की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले आज चैप्टर कवर करेंगे गुण विज्ञानीय का। फिर ऐसे ही हम अपने और भी सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं गुण। तो गुण क्या है? आयुर्वेद में यानी कि दर्शन दिए गए हैं, जिसमें से वैशेषिक दर्शन जो है उसने गुण को क्या माना है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना है। वैशेषिक दर्शन ने जो भाव पदार्थ के बारे में बताया था, उसमें से गुण को तृतीय स्थान पर रखा है। और वहीं चरक ने षड पदार्थों में से गुण को तृतीय स्थान पर रखा है। ठीक है, हमने दो चीजें इससे पहले द्रव्य पढ़ा, फिर गुण। तो द्रव्य और गुण दोनों क्या है? आधार और अधेय भाव हैं। जैसे द्रव्य जो है वो आधार है, वही गुण जो है वो अधेय है। गुण जो है वो द्रव्य का निष्क्रिय रूप है, वही कर्म जो है वो द्रव्य का सक्रिय रूप है। तो तीन चीजें तुमने पढ़ ली, क्या क्या? द्रव्य, गुण, कर्म। इन तीन चीजों के ऊपर तुम्हें फोकस करना है। द्रव्य क्या है? आधार है। गुण क्या है? इसका अधेय है। अब गुण और कर्म की बात करते हैं, तो गुण क्या है? ये द्रव्य का निष्क्रिय रूप है। वहीं कर्म क्या है? ये द्रव्य का सक्रिय रूप है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। गुण की बात करते हैं तो गुण को चरक ने तृतीय स्थान पर रखा है और वैशेषिक दर्शन ने द्वितीय स्थान पर रखा है। क्लियर? अब देखो क्या है, गुण की व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति देखेंगे तो व्युत्पत्ति क्या है? गुण आमंत्रण है। मतलब क्या है इसका? आमंत्रण करना या आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करे उसे गुण कहते हैं। निरुक्ति की बात करते हैं तो निरुक्ति देखो, वाचस्पत्य हमने कहा, क्या कहा निरुक्ति में? गुण्यते आमंत्र्यते लोके अनेन इति गुणा। ठीक है, डिक्टो आपको याद करनी है और लिख के आनी है। इसका मतलब क्या है? जिसके कारण लोक या लोकगत द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं, उसको गुण कहा जाता है। गुण की द्रव्य की पहचान कराता है। ठीक है, मतलब क्या है? जिसकी तरफ क्या है? संसार है, वो द्रव्य की ओर, लोक द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, उसे ही गुण कहा जाता है। संसार या लोकगत लोग जिस द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं, उसको हम गुण कहते हैं। ठीक है, गुण क्या है भाई? क्वालिटी है। किसी द्रव्य की कुछ तो क्वालिटी होगी कि वो गुरु है, कि लघु है, कि वो स्निग्ध है। तो इसी चीज से हम उस द्रव्य को पहचानेंगे ना, तो वही चीज हमें बताता है कि ये द्रव्य कैसा द्रव्य है, उसकी क्या क्वालिटी है। वही क्वालिटी क्या है? उसका गुण है। शब्द कल्पद्रुम ने क्या कहा? गुण्यते मंत्र्यते इति गुणा। देखो, आपको सबकी एक दो निरुक्ति के श्लोक तो याद करने हैं, वन लाइनर जो छोटे छोटे हैं इनको याद करके चलना है। जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रित होते हैं, उसे गुण कहा जाता है। द्रव्य का स्वरूप और उपयोगिता उनके गुणों से ही जानी जाती है। भाई, अब द्रव्य का स्वरूप कैसे जानोगे? उसकी उपयोगिता कैसे जानोगे? उसके गुणों के आधार पर जानोगे। हम दो पर्सन को लेते हैं, कोई एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है, तो हम कैसे कह रहे हैं उसको अच्छा या बुरा? उसके गुणों से कह रहे हैं ना कि ये अच्छा इंसान है या ये बुरा इंसान है। ठीक है, उसी तरह से लक्षण की बात करते हैं तो गुण के वही लक्षण हो जाएंगे। आचार्यों ने गुरु के लक्षण को परिभाषित किया है, जो कि स्वतंत्र सत्ता और द्रव्य के साथ इसके संबंध को स्पष्ट करता है। वही है इसका द्रव्य के साथ जो समवायी संबंध होगा। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट नेचर होगा, वही जो है वो गुण के लक्षण हो जाएंगे। देखो, चरक का याद रखो, ये जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। समवाय तो निश्चित कारणम गुण, ये श्लोक याद रखना, इंपॉर्टेंट श्लोक है। आचार्य चरक ने गुण को अत्यंत संक्षिप्त और सटीक परिभाषा दी है। समवाय मतलब जो अपने आश्रयभूत द्रव्य के साथ समवाय। समवाय मतलब क्या है? कि जो किसी के साथ एकदम इनसेपरेबल वाला ऐसा रिलेशन हो, जो कि भाई दो लोगों के बीच का, ठीक है, ऐसा रिलेशन है ना कि मतलब ये सेपरेट ही नहीं हो सकते बिल्कुल। इनके बीच में ऐसे से बॉन्डिंग हो ली कि ये बिल्कुल ही सेपरेट नहीं हो सकते। अगर एक इंसान को तुमने इससे सेपरेट किया ना, तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये मर जाएगा, इसको कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसके बिना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? समवायी बोलते हैं। तो यही है कि गुण और द्रव्य के बीच में एक समवायी संबंध होता है। अभी आगे आगे आएगा आपका समवायी चैप्टर, उसमें अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इतना आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में आपको। फिर निश्चेष्टा क्या है? जो चेष्टा रहित हो। चेष्टा होता है एक, है ना, कुछ पैशन है, मोटिवेशन है। और निश्चेष्टा जिसके अंदर कोई पैशन मोटिवेशन कुछ है ही नहीं, तो वो निश्चेष्टा, जो चेष्टा रहित हो, क्रिया रहित हो, वो निश्चेष्ट हो गया। कारणम की बात करते हैं, जो कार्यों की उत्पत्ति में समवायी कारण होता है। वो मतलब क्या है? कोई
कार्य उत्पन्न करेगा। हमने देखा ना कि कर्म के साथ क्या था, वो निष्क्रिय था, सक्रिय था, मतलब जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो कर्म उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ तो कार्य की उत्पत्ति होगी। तो यही क्या इसके लक्षण है, 3 आपको याद रखने हैं, समवायी, निश्चेष्ट और कारणम। समवायी तो निश्चेष्ट, कारणम गुना। ठीक है, ये अदर वाला तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इतना आपको नहीं करना। फिर हम आ जाते हैं इसके वर्गीकरण पर। देखो हम इसे सिंपल फॉर्म में पहले तो समझेंगे क्या है गुण का क्लासिफिकेशन। गुण को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक के भी 2 टाइप्स, सामान्य, विशेष। ठीक है, अब जो आध्यात्मिक है वो 6 टाइप्स का होता है, याद रखना आप नंबर 6 टाइप्स। अधिभौतिक 2 टाइप्स के हैं, सामान्य, विशेष। सामान्य की भी 2 टाइप्स हैं, गुणवादी गुण, परादी गुण। गुणवादी गुण 20 टाइप्स के हो गए, परादी गुण 10 टाइप्स के हो गए। और विशेष गुण का एक टाइप सार्थ गुण। सार्थ गुण कितने टाइप्स का हो गया, 5 टाइप्स का। टोटल 20, 10, 5, 6, 41, मतलब ये टोटल 41 जो हो गए वो क्या हो गए, गुण के टाइप्स हो गए। तो आपको ये ऐसे एकदम याद रखना है कि गुण जो है अधिभौतिक, आध्यात्मिक, इसके सामान्य, विशेष। सामान्य के गुणवादी, परादी, विशेष के सार्थ। 20, 10, 5, 6, टोटल 41, ये हो गया आपका गुण का एकदम सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन। आता ही है गुण का क्लासिफिकेशन लिखने को, इतना लिख के आना, आप एकदम 100% नंबर मिलेंगे। फिर हम इसके हर एक टाइप्स को पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। महर्षि जो कणाद थे उन्होंने 17 गुण माने थे। ठीक है, और जो न्याय दर्शन थे उन्होंने कितने माने, 7 माने। तो ये 17 और 7 को हमने जब जोड़ दिया तो ये 24 हो गए थे यहाँ पे। फिर चरक जो थे उन्होंने जो उसकी संख्या मानी वो 41 मानी थी। चरक ने टोटल 41, जो उन्हीं हम 41 गुणों को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके फर्दर टाइप्स। अगर हम मेन देखें तो सार्थ, गुणवादी, आध्यात्मिक और परादी। सार्थ वाले कैसे होते हैं, ये इंद्रिय गुण होते हैं। गुणवादी कैसे होते हैं, ये शारीरिक गुण होते हैं। आध्यात्मिक कैसे होते हैं, आत्म वाले गुण होते हैं। और परादी कैसे होते हैं, सामान्य वाले गुण होते हैं। 5, 26, 10, टोटल 41। नंबरिंग याद रखनी है, एमसीक्यू में आता ही है। ठीक है, अब हम एक एक को अच्छे से क्लासिफाई करेंगे कि सार्थ क्या है। सार्थ को पूरा देखेंगे, गुणवादी को पूरा देखेंगे, परादी को पूरा देखेंगे और आध्यात्मिक को पूरा देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 कर दिया है। ठीक है, तो आप इस सबको क्लासिफिकेशन जो है वो पार्ट 2 में देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टाइप्स में हम आ जाते हैं, कौन से, सार्थ। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, सार्थ यानी इंद्रिय वाले हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 टाइप्स हो गए। गुणवादी यानी 20, गुरु, लघु हो गया, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, ऐसे करके अभी हम इनको याद करेंगे। आध्यात्मिक क्षय, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रत्यय। और अपराधी 10, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास। ठीक है, इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। फिर अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। टोटल 41 हमें पढ़ने हैं। सार्थ में आ जाओ। सबसे पहले क्या है, शब्द। शब्द में यानी कि साउंड। शब्द को किसके थ्रू लिया जाएगा, श्रोत इंद्रिय के द्वारा जो लिया जाए। इसमें कौन सा महाभूत है, आकाश महाभूत है। ठीक है, अब इसको क्या है कि मैं अभी आपको टेबल फॉर्म में इन पांचों का ऐसे डिप करवाऊंगा। चिकित्सीय महत्व देखते हैं। जैसे शब्द क्या है, आप स्टेथोस्कोप लगाते हो ना तो दिल की धड़कन सुनते हो, तो वो आप एक शब्द के थ्रू कर रहे हो ना। इसको एकदम प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करो। हर्ट साउंड सुनते हो, है ना, फेफड़ों की आवाज आप सुनते हो। ठीक है, परक्वेशन एग्जामिनेशन जो करते हो आपकी उदर रोग के लिए, तो ये क्या हो गया, शब्द का हो गया। देखो ये हो गया ना, ये हो गया परक्वेशन एग्जामिनेशन, इस तरह से करके करते हैं ना हम, बस वही है। फिर हम बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श देखते हैं क्या है। स्पर्श के भी 3 भेद होते हैं, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, अनु अनुष्ण शीत स्पर्श। ठीक है, अब स्पर्श मतलब क्या है, आप छू के कुछ एग्जामिनेशन करते हो। छू के कैसे क्या क्या करते हैं हम, बुखार है किसी का, फीवर है, ठीक है, ज्वर बोलते हैं हम आयुर्वेद में जिसको, उसको हम छू के पता करते हैं ना, उसे टच करते हैं। पल्स एग्जामिनेशन, किसी का नाड़ी परीक्षण करना है, ठीक है, तो उसे पल्स देखेंगे ना हम उसकी। तो वही हो गया हमारा, ये स्पर्श हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो, कौन से हमारे इंद्रिय आ जाएगी, त्वचा, त्वग इंद्रिय आ गई। वायु महाभूत इसका विशेष गुण हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ रूप पे। रूप नेत्र के द्वारा ही होगा, चक्षु इंद्रिय, नेत्र में तेज यानी अग्नि महाभूत आ गया। चिकित्सा देखो, इंस्पेक्शन करना, अरे रोगी होगा उसके नेत्र, नख, मूत्र, मल, त्वचा के रंग देखेंगे ना हम। रंग किससे, नेत्र से देखेंगे। पांडु, अनीमिया आदि का जब डायग्नोसिस करेंगे। जॉन्डिस यानी कामला की डायग्नोसिस में। फिर रस की बात करते हैं। रस यानी रसने इंद्रिय के द्वारा, जिसमें जल महाभूत होगा। इसमें देखो क्या आ जाएगा, इसके भेद 6 तो हमें पता ही, वही मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय।
चिकित्सीय महत्व देखो, आहार और औसत द्रव्य में रस के आधार पर हम वात, पित्त, कफ दोषों का शमन या कोप निर्धारित किया जाता है। देखो अभी तुम संहिता पढ़ रहे होगे, संहिता में तुमने पढ़ा होगा औषध द्रव्य, आहार द्रव्य, वात, पित्त, कफ, फिजियो में पढ़ा होगा, तो ये तुम्हारे लिए आसान चीज़ है समझना। गंध की बात करते हैं। गंध कैसे, 2 भेद होते हैं, सुगंध और दुर्गंध। इसको घ्राणेंद्रिय द्वारा यानी नासिका, नाक के द्वारा, और पृथ्वी महाभूत होता है इसमें। ठीक है, चिकित्सीय महत्व की बात करते हैं तो अरिष्ट लक्षण जो होते हैं, प्रोग्नोस्टिक साइंस के अंतर्गत रोगी के शरीर का उत्सर्जित पदार्थों में आने वाली गंध की असाध्यता का ज्ञान करते हैं। जैसे प्रमेह रोध में मूत्र से शहद जैसी गंध आती है, ठीक है, उसी तरह से हम क्या है उसकी गंध से इसको पता करते हैं। तो ये 5 टाइप्स हो गए। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट टेबल सी बना के बता दूंगा। देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें हो गई। इनमें कौन कौन से महाभूत आ गए? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इस तरह से सीक्वेंस में याद कर लो। कहाँ कहाँ पे? कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासा। और इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, त्वगिंद्रिय या जिसको हम स्पर्श इंद्रिय भी बोलते हैं, चक्षुरेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय। इस तरह से इसका याद कर लो। इनकी एक एक चिकित्सा की एग्जाम्पल याद कर लेना। अगर आ गया कि सार्थ गुण को 5 या 10 नंबर में डिस्क्राइब करो, ये टेबल भी बना देना और ऐसे भी लिख देना इस फॉर्मेट में, ठीक है, नंबर मिलेंगे 100%। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने गुणवादी गुर पर। ठीक है, इसका श्लोक याद कर लो ये। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष शांत मृदु स्थिरा गुना ससूक्ष्म विशदा विशंति सविपर्य। क्यों कहा मैंने याद करने को? तुम्हें 20 नाम कैसे याद होंगे? भूल जाओगे अगर तुम उस फॉर्मेट में याद करोगे। श्लोक याद करो। देखो यहाँ से गुरु, गुरु का उल्टा याद आ जाएगा तुमको, लघु हो गया। ठीक है, मंद, मंद का उल्टा तुमको क्या याद आ जाएगा कि तीक्ष्ण हो गया। हिम यानी कि शीत, शीत का उल्टा यानी उष्ण हो गया। इस तरह से अगर तुम ये याद कर लोगे तो ये तुम्हारे यहाँ से 10 और 10 इंटू तुम मतलब उनका अपोजिट कर दोगे तो तुम्हें 20 के 20 नाम इसी फॉर्मेट में एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर गुरु लघु हो गया, ठीक है, मंद हो गया, मंद का तीक्ष्ण हो गया, शीत लिखो या फिर इसको हिम लिखते हैं, शीत का उष्ण हो गया, स्निग्ध का रूक्ष हो गया, श्लक्ष्ण का खर हो गया, सांद्र का द्रव हो गया, मृदु का कठिन हो गया, स्थिर का सर हो गया, सूक्ष्म का स्थूल और विशुद्ध का पिक्षिल। ये नीचे आया था ना सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल, और विशुद्ध का क्या हो जाएगा? पिक्षिल। ठीक है, इस तरह से ये तुम्हें याद हो जाएंगे श्लोक के फॉर्मेट से। 20 के 20, पहले तो ये 20 के 20 नाम याद रखो अच्छे से, और इनका इंग्लिश में भी वर्ड याद रखना कि गुरु हैवी होता है, लघु लाइट होता है, इस तरह से इंग्लिश में भी याद करना। फिर इनकी एक एक महाभूत को देखो। अब महाभूत तो तुम अपने दिमाग से लिख सकते हो कि भाई गुरु यानी ऐसे हैवी वाली चीज, हैवी वाली चीज, यानी पृथ्वी महाभूत आएगा ही आएगा, पृथ्वी तो याद ही रखो एटलीस्ट। लघु यानी कि हल्का वाले यानी वायु आकाश वाले महाभूत आएंगे। मंद यानी कि स्लो, जैसे जल सा स्लो से चलता है। तीक्ष्ण यानी खूब तीखा यानी अग्नि आ गई, शीत में तो जल याद ही रहेगा। उष्ण यानी हॉट यानी अग्नि आ गई। स्निग्ध सा है मतलब जल होगा, रूक्ष है मतलब वायु सी होगी। श्लक्ष्ण आ गया मतलब आकाश स्मूथ सा। खर में फिर से पृथ्वी वायु याद रखो। सांद्र यानी सोलिड चीज, पृथ्वी आ गई। द्रव्य यानी लिक्विड चीज, जल आ गया। मृदु यानी सॉफ्ट चीज, फिर से जल याद आ जाएगा। कठिन चीज में फिर पृथ्वी आ जाएगी। स्थिर चीज में पृथ्वी आ जाएगी। मोबाइल यानी फ्लूइड वाला सर तो जल आ जाएगा। सूक्ष्म में आकाश सूक्ष्म होता है, ठीक है। स्थूल बल्क में फिर से पृथ्वी आ गई। विशुद्ध यानी क्लियर नॉन स्लाइमी वगैरह में वायु आकाश याद रखो। पिच्छल जल याद रखो, है ना। महाभूत तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर तुमको इनका एक एक तो प्रभाव यानी शरीर पर कर्म वगैरह याद ही होना चाहिए। जैसे गुरु का क्या हो गया कि ये ग्रहण करता है, लघु का क्या हो गया? लंघन करता है। गुरु है न्यूट्रिशन ही देगा, ग्रहण ही करेगा। लघु है शरीर को हल्का करेगा, लंघन ही करेगा। ठीक है, मंद जो है वो शमन करेगा, मतलब दोषों को समान अवस्था शमन कर देगा। तीक्ष्ण जो है उनका शोधन कर देगा, बाहर निकालना। शीत क्या करेगा? स्तंभन करेगा, ठीक है। उष्ण स्वेदन करेगा, पसीना लाने का काम करेगा ना उष्ण। स्निग्ध जो है वो क्लेदन कर देगा, नमी ले आएगा। रूक्ष जो है वो शोषण कर देगा, मतलब उस नमी को सुखा देगा। लेकिन अपोजिट से हैं इनके, याद रखना है, बहुत आसान तरीका है। सिलेक्शन देखो, अड़, ये रोपड़, रोपड़ क्या करेगा? घाव करना।
खर यानी खर खर ऐसे याद रखो, खर से होता है ना, ऐसे लिखते हैं खर, तो खर से लेखन आ जाएगा। ठीक है, सांद्र प्रसाधन, सांद्र स आ रहा है, ऐसे याद रखो, सांद्र का प्रसाधन, ये एमसीक्यू में भी आता है। द्रव्य का, ये द्रव्य व से खत्म हो रहा, वा से शुरू, द्रव्य का विलोडन। मृदु, मृदु क्या करेगा, स्थिर कठिन, दृढ़ीकरण मतलब अंगों को दृढ़ता देगा। स्थिर वाला धारण करेगा, सर वाला प्रेरण करेगा, सूक्ष्म विवरण करेगा, स्थूल संवरण करेगा, विशद छालन करेगा और पिक्सल लेपन करेगा। इस तरह से तुमको इनके एक-एक कर्म याद रखने हैं, तो इसी के साथ तुम्हारा सार्थ भी हो जाएगा और तुम्हारा उसी ये भी हो जाएगा, गुणवादी भी हो जाएगा।